उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने एक विवादित बयान दिया है। साहू ने अपने बयान में कहा कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती है। साहू के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि साहू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का बताया जा रहा है, जिसमें साहू साफ तौर पर एक नौजवान युवक को कह रहे हैं कि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस उम्र में तो 3-4 बच्चे हो जाते हैं। अगर तुमको लड़की नहीं मिल रही है तो तुम हमारे साथ बिहार चलो। बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती है। इसके बाद बिहार के बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि यह केवल बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। यह बीमार मानसिकता की उपज है। इसीलिए गिरधारी लाल साहू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद है दक्षिण 24 परगना के बरईपुर में। अभिषेक बनर्जी आज से 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल इसी मैदान से फूंक रहे हैं। यानी अभिषेक बनर्जी जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर में उनका कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरह से लोगों के नाम काट रहे हैं, बंगाल के लोगों का जो नाम है, जो लोग सही है, सही तथ्य देने के बाद भी उनको हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है और इन सब मुद्दों को लेकर दिल्ली गए थे। अभिषेक बनर्जी देखे इसी मंच से जनता के बीच में संबोधन कर रहे हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रिगेड परेड मैदान में ममता बनर्जी ने पहली बार रैम का प्रयोग किया था और अभिषेक बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले आज से ही यानी पूरे बंगाल में देखिए बरईपुर में पहली रैम बना है। पूरा जनवरी भर पूरा यहाँ पे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता, हुगली, पूरे जगहों पे इनकी सभा होगी। और जिस तरह से देखें कि इस बार यहाँ पे बरईपुर चुकी अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर जो संसदीय क्षेत्र है और उसी विधानसभा से आज अभिषेक बनर्जी ने यहाँ से विधानसभा का बिगुल फूंका है। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बरईपुर। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस नेता और डाटा एनालिस्ट प्रवीण चक्रवर्ती के उस बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रवीण चक्रवर्ती ने कर्ज में डूबे तमिलनाडु की तुलना उत्तर प्रदेश से की थी। पी चिदम्बरम ने कहा, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन उसके कर्ज से नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल उसके कुल कर्ज के आधार पर करना मूल रूप से गलत होगा, क्योंकि इससे व्यापक आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी होती है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जारी एक बयान में चिदम्बरम ने कहा कि सार्वजनिक कर्ज में बढ़ोतरी एक वैश्विक प्रवृत्ति है और इसका इस्तेमाल चुनिंदा रूप से तमिलनाडु जैसे राज्यों की आलोचना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी हर साल कुल सार्वजनिक कर्ज बढ़ रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि भारत में भी यही स्थिति है। अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए 15 जनवरी को मतदान है और 16 जनवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। इससे पहले ही महायुति के लिए अच्छी खबर है। महायुति के 21 पार्षद चुनाव जीत चुके हैं। ये सभी पार्षद निर्विरोध रूप से चुनाव जीते हैं, जिसमें बीजेपी के 12 पार्षद जीते हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 7 पार्षद जीते हैं और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 निर्विरोध पार्षद जीते हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा जो निर्विरोध पार्षद जीते हैं वो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जीते हैं, जिसमें बीजेपी के 5 नगर सेवक जीते हैं। इसके अलावा 4 निर्विरोध पार्षद जो जीते हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के जीते हैं। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल किया है। विपक्ष का कहना है कि यह एक महज संयोग नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पक्ष की सोची समझी साजिश है। धन बल का उपयोग कर निर्विरोध चुनाव जिताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ और लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और सत्ताधारी पार्टी में
निर्विरोध पार्षदों की संख्या और बढ़ सकती है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में महानगर पालिका की चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। हर एक सीट पर पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है और शायद यही वजह है कि हर एक सीट पर पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। टिकट वितरण से लेकर बूथ स्तर की रणनीतियों तक पार्टी हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। लेकिन इस बीच बागियों ने चुनावी गणित बिगाड़ने की संभावनाएं बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। टिकट की उम्मीद लगाए कई दावेदार तब नाराज हो गए जब पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। कुछ क्षेत्रों में नाराज नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है, तो कई जगहों पर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। संभाजीनगर और नासिक में स्थिति ऐसी हो गई कि नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को घेरते हुए टिकट वितरण पर गंभीर सवाल खड़े किए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकट बंटवारे में पक्षपात हुआ है और जिन नेताओं के हाथों में चयन प्रक्रिया थी उन्होंने अपने नजदीकी रिश्तेदारों और पसंदीदा लोगों को प्राथमिकता दी। इससे जमीनी स्तर पर संगठन में काफी असंतोष बढ़ गया। हालांकि ये बागियों की परेशानी सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। लगभग हर पार्टियों में बागी पार्टियों के सिर का दर्द बने हुए हैं। ये बागी कहीं चुनावी नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इन बागियों और नाराज उम्मीदवारों को मनाने का जिम्मा उठाया है। कैमरा पर्सन अंदो बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन ने साल की पहली बड़ी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके तहत करीब 40 से भी ज्यादा घर और दुकानों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने से पहले इन्हें 3 दिन का नोटिस भी दिया गया था, बावजूद इसके कई लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया। दरअसल यह पूरी कार्रवाई उस वक्त सामने आई है जब इन लोगों ने 25 दिसंबर की रात को एक मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गए पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया था। उसके बाद 3 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा था और अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 110 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 30 से 40 लोग ऐसे भी पत्थरबाज सामने आए थे जिन्हें पुलिस की गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि वे फरार होने में कामयाब रहे। उनकी तलाश भी तेजी से की जा रही है और अब यहाँ पर उनके घर ठिकाने, उनके मोहल्लों में अवैध अतिक्रमण को हटाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भी यहाँ पर रखा गया है क्योंकि चोमू का ये इमाम मोहल्ला है, इमाम चौक है और इमाम चौक के इस इलाके में पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा जब भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई, इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध कर पुलिस को ही खड़े दिया था। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, चोमू, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद मथुरा में एक नया फतवा जारी किया गया है। जारी फतवे के मुताबिक अगर किसी भी मुस्लिम समाज की शादी में बैंड बाजा या डीजे बजाया जाता है तो परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जनपद मथुरा के कोसी कला के सराय में ईदगाह कमेटी द्वारा मुस्लिम कुरैशी समाज की एक महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में कहा गया कि शादी में बजने वाला बैंड और डीजे परंपरा के विपरीत है, इसलिए इसे बंद करना बेहद जरूरी है। पंचायत में तय हुआ कि अगर परिवार समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। फैसले के मुताबिक अगर किसी लड़के या लड़की की शादी में बैंड बाजा या डीजे बजता है तो मौलाना ही नहीं, बाहर से बुलाए गए काजी भी निकाह नहीं पढ़ाएंगे और वहीं अगर कोई मौलाना नियम तोड़कर निकाह पढ़ाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुस्लिम समाज की पंचायत में डीजे पर बजाने पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी तय किया गया है। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक मथुरा ईदगाह से जारी हुए फतवे को प्रदेश की सभी मस्जिदों में भी भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के अब तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। नए साल से अब तक अयोध्या में करीब 8 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम के भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को व्यापक बंदोबस्त करने पड़ रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए भगवान श्री रामलला के मंदिर के कपाट 17 घंटे तक खोले जा रहे हैं। मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से ही खोल दिए गए और लगभग 17 घंटे तक ये कपाट खोले गए जिससे से ज्यादा भक्त दर्शन कर सके। स्थिति ये हो गई है कि सरयू घाट से लेकर भगवान रामलला के मंदिर और हनुमान घड़ी तक भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग रही है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग कई घंटे तक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या में भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24,
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर तोहफा 102 करोड़ लौटाने होंगे उपभोक्ताओं को। दरअसल प्रदेश में नई कास्ट डाटा बुक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत तय करने के बाद बिजली कंपनियों को अब करीब 102 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाने होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने रकम वापसी के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात कही है, लेकिन राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जल्द से जल्द रकम वापस दिलाने की याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 9 सितंबर 2025 को जारी आदेश में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत वसूली जा रही है। नई कास्ट डाटा बुक में सिंगल फेज प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कीमत 6,016 रुपए की जगह 2,800 और 3 फेस मीटर की कीमत 11,342 की जगह 4,100 तय कर दिया गया है। 10 सितंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में 3,18,740 उपभोक्ताओं ने एस्टीमेट जमा किया, जिसमें लगभग 90% उपभोक्ता सिंगल फेस के थे। मीटर की कीमत 6,016 के आधार पर आकलन किया गया तो कुल वसूली लगभग 191 करोड़ की होगी। नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 2,800 की दर से राशि लगभग 89 करोड़ होती है। ऐसे में बिजली कंपनियों को 102 करोड़ से अधिक की राशि उपभोक्ताओं के बिल में वापसी करनी होगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। 1500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कलेक्टर की हुई गिरफ्तारी। सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को ईडी ने किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात ईडी की 3 टीमों ने गांधीनगर स्थित उनके आवास पर छापा मारा, जहां लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय से जुड़े कई अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। छापेमारी में ईडी ने कई अहम दस्तावेज और फाइलें भी जब्त की है। इस मामले में इससे पहले नायब मामलतदार चंद्र सिंह मौर्य को भी ईडी ने गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है, जिन्हें अब साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया गया है। 24 दिसंबर को ईडी की छापेमारी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरकार के तत्काल प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र पटेल को कलेक्टर पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में तैनात किया, जबकि डीडीओ के.एस. याग्निक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गुजरात एसीबी ने भी इस घोटाले में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की है और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में श्रीनगर उड़ी बारामूला हाईवे पर एक बड़ा लैंडस्लाइड आ गया और ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि कई लोगों की इसमें जान चली जाती, लेकिन राहत की बात रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये दोपहर के समय उस समय लैंडस्लाइड आ गई जब यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की आवाजाही हो रही थी, ट्रैफिक हाईवे पर काफी ज्यादा मौजूद था। लेकिन जैसे ही हाईवे से सटी ये पहाड़ी खिसक कर सड़क पर आने लगी तो लोग तुरंत रुक गए, गाड़ियों को रोक दिया गया और यहाँ जो है इस पहाड़ी का पूरा एक हिस्सा धीरे धीरे करके इस हाईवे पर आ गिरा, जिसके बाद यहाँ दोनों तरफ से हाईवे पे ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा हो गया है। हालांकि अब यहाँ प्रशासन की तरफ से बीआरओ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर और धुंध की स्थिति बनी हुई है और जगह जगह पर लगातार ही धुंध के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो मौसम विभाग द्वारा कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते तेज हवाएं भी चलेगी और रात को लगातार ही तापमान गिरता हुआ दिखाई देगा। और कल के बाद मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसमें पिछले आने वाले 7 दिनों तक जो मौसम है, खासतौर पर रात का जो तापमान है वो गिरता हुआ दिखाई देगा और लगातार ही ठंड बढ़ती ही चली जाएगी और पारा गिरता दिखाई देगा। और इसी के चलते ही यदि पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, खासतौर पर मनाली, रोहतांग, इसी तरह चंबा, डलहौजी, शिमला, नारकंडा के आसपास के एरिया में बर्फबारी होने की भी संभावना है, जिसके चलते हवाएं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरह से एक्टिव भी होगा, हवाएं भी चलेंगी, जिससे खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में जो ठंड का प्रकोप होगा वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। बिहार में एक ऐसा वाकया सामने आया है जब शिकायतकर्ता थानेदार ही खुद आरोपी निकल गया हो। दरअसल ये पूरा मामला गया जंक्शन का है, जहां जोधपुर एक्सप्रेस में पिछले 21 नवंबर को 1 करोड़ रुपए के करीब मूल्य के 1 किलो सोने की लूट हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर गया जीआरपी ने मामला दर्ज किया था और इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता थे वो गया जीआरपी के थानेदार राजेश कुमार सिंह थे। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला नतीजा ये निकला कि इस पूरे मामले में एसपी ने अब गया जीआरपी के थानेदार
राजेश कुमार और 4 सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल जांच में सामने आया कि राजेश कुमार ने ही अपने 4 सिपाहियों के माध्यम से सोने को ले जा रहे एक बिजनेसमैन को के साथ लूट की थी और उसके बाद खुद ही शिकायतकर्ता बन गए थे, जबकि जो पीड़ित था उसे धमकी देकर यहां से बाहर भगा दिया गया था। लेकिन ऐसा ही मामला एक पटना में भी सामने आया, जब पुलिस की वर्दी पहनकर एक व्यवसायी से करीब 22 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस पूरे मामले में भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पटना जंक्शन पे वेंडर थे, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर वो लूटपाट करते थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की ओर से बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि शिवसेना के नेता कार्यकर्ता जो है सड़कों पर हैं, जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं, जो स्टिकर हाथ में लिए हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आप स्टिकर देखिए कि जो यहाँ पर शिवसेना नेता ने पकड़ा है, मैं भारतीय, मेरा भारत महान। उसके साथ यहाँ पर आप देखिए कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों को जम्मू कश्मीर में नहीं रहने देंगे। उसके साथ आप देखिए दूसरा पोस्टर जो है, भारतीय सरजमी पर बांग्लादेश खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं। यानी यहाँ पर एक बड़ी मुहिम जो है वो शिवसेना यूबीटी की ओर से छेड़ी गई है। जो जम्मू में रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, वहां पर ये दस्तक दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कहां से आए हैं। अगर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो उन्हें जो है वापस यहां से भेजा जाएगा, उसकी जानकारी पुलिस को देंगे। सानी साहब, आप समाज के ठेकेदार क्यों बन गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है, देश हमारे लिए सबसे पहले है। अगर देश के गृह मंत्री जो है वो बयान देते हैं कि बिल्कुल घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, तो हम देश के जितने भी सिटीजन हैं उन सबका भी कर्तव्य है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि क्या आपके पास परमिशन है, क्या आपने हमें जानकारी दी थी कि आप इस तरह से जो है एक मुहिम चलाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है ये पुलिस जो है इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए पहुंची है कि आप एक प्रॉपर परमिशन के साथ आइए, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, किसी से भी आप पूछताछ नहीं। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन कंसर्न अथॉरिटीज को करो और फिर वो एक जिस अथॉरिटी की जो जिम्मेवारी है वो उसको करेगी फॉलो। देखिए यहाँ पर जो डीएसपी पहुंचे हैं वो बता रहे हैं कि आपको परमिशन चाहिए, इसके लिए ऐसे नहीं चला सकते। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।